कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया के स्कूल्स और कॉलेजेस बंद पड़े हैं और सारी की सारी एजुकेशन ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू दी जा रही है। रिसेंटली एक ऐसी न्यूज़ आई, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने एक ऐसी पॉलिसी अनाउंस कर दी है जिसमें वो स्टूडेंट्स जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज से अमेरिका में आके पढ़ रहे हैं उनको अपने घरों में लौटना होगा, क्योंकि अभी वो क्लासेस को ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ले रहे हैं। अपने घर से भी, अपने होम कंट्री से भी क्लास को वो अटेंड कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड है अपना आज का सेकंड एडिटोरियल, वीज़ा पॉलिटिक्स। बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल है, फटाफट से इसको अपने शुरू करेंगे अपने यूजुअल अंदाज में। अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा इसको ट्रांसलेशन क्लास ना समझ के इंग्लिश की वर्कशॉप समझें। मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ इस तरीके से आपकी टोटल एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो एसएससी और बैंक्स की। तो जहाँ मैं आपसे सवाल पूछूँ उनको जवाब करने की कोशिश करें, और जहाँ मैं ग्रामर रूल्स डिस्कस करूँ उनको अच्छे से साफ साफ नोट्स बनाने की कोशिश करें। शुरू करें। एक वीडियो को लाइक देना और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके, है ना। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जाकर के ज्वाइन करें और पीडीएफ का फ़ायदा उठाएं। कह रहा है वीज़ा पॉलिटिक्स, ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है जो बेस्ड है वीज़ास के ऊपर। समझ ही गए आप किस बारे में, है ना। अब मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से कौन इस पॉलिटिक्स को किस तरह से कर रहा है। कह रहा है चेंजेस टू यूएस वीज़ा रूल्स मस्ट डू मोर हार्म देन गुड टू द इकॉनमी इन द लॉन्ग टर्म। कह रहा है जो बदलाव है ना, चेंजेस हैं। अच्छा भाई, कहाँ पे? अमेरिका के वीज़ा रूल्स में। अमेरिका जिस तरीके से वीज़ा दिया करता है, कह रहा जो बदलाव है ना, माइट डू, हो सकता है वो कर डालें, और क्या भाई, मोर हार्म, ज़्यादा नुकसान, और बजाय किसके, देन गुड के, अच्छाई के। तो कह रहा ये चेंजेस जो है, बदलाव हैं, हो सकता है ज़्यादा नुकसान कर डालें बजाय भलाई करने के। और भाई किसका? इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, लॉन्ग टर्म में, लंबी जो है रेस के अंदर। तो आप चेंजेस कर रहे हो इकोनॉमी को हेल्प पहुंचाने के लिए, हो सकता है यही बदलाव आपकी इकोनॉमी को गुड करने की बजाय हार्म करें, अच्छा करने की बजाय आपका नुकसान करें। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस है। पहले अपने ऐसा करते हैं, फटाफट से इसकी ग्रामर देख लेते हैं ना। सब्जेक्ट कौन है? ग्रीन में चेंजेस। वर्ब कौन है? माइट डू। माइट एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेगी, फर्स्ट फॉर्म जो बिना एस के है। तो माइट के बाद हमने लगाया हुआ है डू, है ना। मॉडल के बाद में अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई है, बेयर इंफिनिटिव नहीं लगाया है, तो सेंटेंस आपका सिरे से ही गलत है ना। इस रूल को हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है पिंक में है और ग्रीन में है, आपको मालूम है। देखो, सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में। हर रोज मैं इस एक्सरसाइज को करता हूँ। जो लोग पुराने हैं वो बहुत फायदा ले रहे हैं, अगर आप नए हैं तो आप भी शुरू करें। मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाने की। आप 10 दिन इस एक्सरसाइज को करोगे, जो आपने 6-8 महीने में नहीं सीखा होगा ना, 10 दिन के अंदर आप इंग्लिश में उतनी कमांड ले आओगे। कोशिश करना सब्जेक्ट वर्ब को मिलाने की। अब इस सेंटेंस में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको सिखाने से पहले मैं आपके साथ ये 3 सेंटेंसेस को डिस्कस करूंगा। फटाफट से आप इसको यहाँ पे स्क्रीन को फ्रीज करके तीनों सेंटेंसेस में कोई एरर दिखे तो मुझे बताओ। सिंपल सेंटेंसेस हैं, आपने ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार देखे होंगे, है ना। और आपको कहीं ना कहीं इसमें एरर नहीं दिखेगी, आपको नो एरर वाले सेंटेंस दिखेंगे। कोशिश करें कुछ ढूंढने की, अगर आपको मिलती है तो। चलो देखो, अपने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने हमेशा मिस करने वाले हैं। उनमें से एक चीज़ होती है फिक्स प्रपोजिशन। फिक्स प्रपोजिशन के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, है ना। जैसे चेंज है ना, चेंजेस, देखो कहाँ आ गया चेंजेस, अमेंडमेंट है ना। अमेंडमेंट है, चेंज है, इन दोनों के बाद में हमेशा टू लगता है। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? द 6th अमेंडमेंट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हैज अलाउड द यूएस सिटीजन्स टू कीप फायर आर्म्स इन देयर होम्स फॉर सेफ्टी। 6वां जो अमेंडमेंट आया, संविधान संशोधन आया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने सबको बंदूक रखने के लिए घर में परमिट कर दिया है। अब अमेंडमेंट के बाद क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ये, क्योंकि नेटिव इंग्लिश स्पीकर, क्योंकि इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग हमेशा टू लगाते हैं, इसलिए अब ये रूल बन गया। अब इन जो है यहाँ पे नहीं लगा सकते, है ना। अगला देखो, द बॉस आस्क्ड द सेक्रेटरी टू मेक सम चेंजेस इन द रिपोर्ट। बॉस ने सेक्रेटरी को बोला थोड़े से चेंजेस कर डालो रिपोर्ट के अंदर। अब अपने हिंदी की ट्रांसलेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, चेंजेस इन द रिपोर्ट।
पर भाई बॉस ने बोला है सेक्रेटरी को, तो टू द रिपोर्ट लगेगा, चेंज के बाद में इन आपको जनरली प्रिफर नहीं करना है। तीसरा देख लो, स्काई रोडिंग इन्फ्लेशन इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। स्काई रॉकेट करता हुआ, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है, वो हार्मफुल है दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए। हार्मफुल के बाद में भी क्या आता है, टू आता है। अब सवाल ये है सर मैं याद कैसे रखूंगा सब के सब? बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। आप अगर किसी वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम याद कर लेते हो तो जनरली एक ही फिक्स प्रपोजिशन सबके सब सिनोनिम एंटोनिम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्मफुल, इंजरियस, परनीशियस, डिसएडवांटेजेस, इनिमिकल, बेनफुल, डैमेजिंग। सबका मतलब यही है नुकसानदेह, है ना? सबका मतलब यही है कोई चीज़ आपको जो नुकसान करे। अगर ये सब चीज़ें एक ही बात कहती हैं तो इनके बाद में टू नाम का फिक्स प्रपोजिशन लगता है। भाई ये सब चीज़ें टू लगा के बताओगे किसके लिए हार्मफुल है, किस चीज़ के लिए नुकसान दे। वैसे चेंज अमेंडमेंट दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए दोनों के बाद में अपने टू फिक्स प्रपोजिशन को फिक्स किए हुए हैं। तो हमेशा याद रखें फिक्स प्रपोजिशन जनरली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को फॉलो करते हैं, आपके लिए बहुत ईजी है याद करना। बस ध्यान से देखो, चेंजेस टू वीजा रूल्स, मैं यहाँ पे आपका ध्यान खींचना चाह रहा था, और मोर हार्म देन गुड टू द इकोनॉमी। बढ़े आगे फटाफट से, एक आपको समरी दे देता हूं जिससे आपको मालूम चले आप क्या पढ़ रहे हो और इसकी टोन क्या है। समरी ये है कि अभी मैंने आप जैसा बताया आपको ना, तो यूएस ने बोल दिया भाई जिनकी क्लासेस अभी ऑनलाइन हो रही हैं फटाफट वो है अपने घर की गाड़ी वाली जो गाड़ी वाड़ी पकड़ लो, है ना? जो तुम्हारे इंडिया से आए हो तो इंडिया जाओ, चाइना से आए हो तो चाइना जाओ, कोरिया से आए हो तो कोरिया जाओ। अब इससे हुआ क्या, स्टूडेंट्स गुस्सा हो गए और उनकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी गुस्सा हो गई कि यार ये क्या तरीका है, 6 महीने के लिए क्लासेस नहीं हो रही तो तुम उनको स्टूडेंट्स को घर भेज दोगे, है ना? ये तो सही बात नहीं है ना। अब इससे क्या हो रहा है, अपना एडिटोरियल कह रहा है कि आप कर तो इसलिए रहे हो ताकि आपको वहाँ की लोकल पब्लिक का सपोर्ट मिले, लेकिन आप इतने मायोपिक हो, आप इतने शॉर्ट साइटेड हो, आपकी नज़र इतनी छोटी है, अब लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हो, आपकी इकॉनमी को नुकसान होगा। क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी को अमेरिकन नहीं बल्कि इंडियन, चाइनीज़ और कोरियन ज़्यादा चलाते हैं, है ना? हम ही लोग यहाँ से अपना ब्रेन लेकर के अमेरिका में जाते हैं अच्छी एजुकेशन के साथ, और वो काम करते हैं जो कि अमेरिकन जनरली करने में अच्छे नहीं हैं। तो कह रहा आप इनको भगा दोगे तो कल को कौन करेगा अच्छी जॉब्स को? आप अमेरिकन को तो करवा नहीं सकते। तो इस तरीके से अमेरिका के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, सरकाजम के साथ कर रहा है। सरकास्टिक टोन है आज की, सरकास्टिक टोन के अंदर आप इस तरह की बातें करते हो ड्यूल मीनिंग वाली, है ना? भाई तुम कर तो अपने ले रहे हो पर नुकसान तुम अपना कर रहे हो, ठीक है ना? इस तरीके से ये थोड़ा सा हास्यास्पद जो है ना अपनी टोन के अंदर, सरकास्टिक टोन के अंदर, आयरॉनिकल टोन के अंदर अमेरिका को समझा रहा है। तो टोन क्या होगी, सरकास्टिक या आयरॉनिकल। बढ़े आगे फटाफट से, चलो समरी को कोशिश करना, कमेंट सेक्शन में लिख करके डालोगे। लिखने से आपकी ग्रामर स्किल्स अच्छी होती हैं, जितना लिख सको 1 लाइन 2 लाइन लिखना तो शुरू करो, है ना? चलो, कह रहा द एडमिनिस्ट्रेशन of US President Donald Trump seems bent on pursuing controversial immigration policy measures following the COVID-19 pandemic। कह रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है ना, जो हमारा सब्जेक्ट भी है, कह रहा है जो प्रशासन है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, वो दिखाई देता है हमें, सीम्स, वो दिखाई देता है। और कैसा भाई, बेंट ऑन दिखाई देता है हमें। बेंट ऑन मतलब उतारू, इस चीज के लिए उसने इरादा पक्का कर लिया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें दिखता है बेंट ऑन, उतारू दिखता है हमें, परस्यू करने पे, पीछा करने पे एक बहुत ही कंट्रोवर्सी भरे इमिग्रेशन पॉलिसी मेजर्स को, है ना? बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद पॉलिसी के कदमों को। अच्छा, कब? बाद में, फॉलोइंग कोविड-19 पैंडेमिक के, इस महामारी के। तो जब से कोविड-19 आया ना, यूएस का प्रेसिडेंट हमें यही दिखता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा दिखता है कि वो उतारू हो गया है ऐसी कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन पॉलिसी मेजर्स को जो है लगाने के लिए। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन आपका सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब आपकी सीम्स पिंक में। एडमिनिस्ट्रेशन सिंगुलर है इसलिए सीम के आगे एस लगा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी अकेले आती है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो पीछे एस या ईएस लगाएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो पीछे कुछ भी नहीं लगाएगी। बैंड और मैंने आपको बता दिया ना, उतारू होते हो। ही वॉज बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, वो उतारू था हर चीज को सत्यानाश करने पे, समझ गए ना? बेंट ऑन, डिटर्मिन्ड होते हो, इंटेंडेड होता है, आपका इंटेंशन होता है किसी काम को करने का। परसुइंग इसलिए लगा मेरे भाई, प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी वर्ब नहीं आती, वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, लिख लेना कहीं पे। एड, ऑन, इन, फॉर, इनटू, जो भी कोई विद, बाय, जो भी प्रेपोजिशन है, इनके बाद में अगर नाउन या जीरेंड नहीं पड़ा है ना तो वर्ब लगी होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी, उसको आईएनजी बना करके, है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। बढ़े आगे, करें नाउ वीजा इशुएंस टू स्टूडेंट्स enrolled in universities or programs that are conducted entirely online for fall 2020 semester will be stopped। अब यहाँ सेमीकोलन है तो हम भी रुक जाते हैं।
कह रहा है अभी क्या होगा, जो वीज़ा इश्यूएंस का काम है, देखो इश्यू करना मतलब किसी को कुछ देना, इश्यूएंस मतलब देने का काम। कह रहा है वीज़ा को देने का जो काम है ना, वीज़ा इश्यूएंस है उन स्टूडेंट्स को जो कि एनरोल्ड है, जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। कहाँ पे भाई? यूनिवर्सिटीज़ में और प्रोग्राम्स में, है ना, या तो यूनिवर्सिटी में या किसी प्रोग्राम में। अच्छा, कौन से प्रोग्राम? जो कि कंडक्ट किए जाते हैं पैसिव वॉइस में, दैट आर कंडक्टेड। अच्छा, कैसे? पूरी तरह से ऑनलाइन, पूरी तरह से जिनको ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। और कब के लिए? फॉल के लिए, पतझड़ के लिए 2020 के सेमेस्टर की। तो अभी अमेरिका में पतझड़ का मौसम है, फॉल बोलते हैं उसको, तो फॉल के मौसम के सेमेस्टर के दौरान। कह रहे ये जो इश्यूएंस है ना, वीजा इश्यूएंस है, इसकी वाव आगे विल बी स्टॉप्ड, इसको रोक दिया जाएगा। आगे सेमीकोलन लाइक क्या कह रहे हैं? ऐसे स्टूडेंट्स, सच स्टूडेंट्स विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द यूएस। ऐसे स्टूडेंट्स को अमेरिका में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। एक बार सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है अभी जो वीज़ा देने का काम है स्टूडेंट्स को जिन्होंने एनरोल कर रखा है यूनिवर्सिटीज़ में और प्रोग्राम्स में, और वो प्रोग्राम जो कि कंडक्ट किए जाते हैं पूरी तरह से ऑनलाइन 2020 के फॉल सेमेस्टर के दौरान, है ना, 2020 के पतझड़ के मौसम के दौरान। कह रहा है ऐसे विषयों को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, अभी वीज़ा इन लोगों को नहीं दिया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं परमिट किया जाएगा, विल नॉट बी परमिटेड, कि वो यूएस में एंटर करें। सिंपल सेंटेंस था। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देख लेना। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे, देखो वर्ब इसकी आ गई विल बी स्टॉप्ड, दैट की वर्ब आ गई आर कंडक्टेड, सच स्टूडेंट्स की वर्ब आ गई विल नॉट बी परमिटेड। एंटर के बाद में टू तब लगाना होता है जब आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कहीं पे आप फिजिकली एंटर हो रहे हो, जैसे किसी घर में घुस रहे हो, किसी कंट्री में घुस रहे हो, तो एंटर के बाद में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती। पता ना आपको, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सही है, पर एंटर इनटू द यूएस सही नहीं है, तो इसने एंटर के बाद में प्रपोजिशन को यूज नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। करे द फेडरल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी ऑल्सो एडवाइज्ड दैट एक्टिव स्टूडेंट्स currently in US enrolled in programs that would be administered in online mode are required to leave the country or transfer to a university with in-person instruction to remain in lawful status। लंबा सेंटेंस है पर ध्यान से पढ़ना, बहुत छोटा सेंटेंस है, अगर आप इसको सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो तो। कह रहा है ये जो एजेंसी है ना, ये पूरी एक ही एजेंसी है, फेडरल इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी, है ना। इसको मैं तोड़ के इसका मीनिंग बाद में बताऊंगा, पहले यूँ समझ लो, गवर्नमेंट की ये एक संस्था है यूएस की। तो कह रहा है अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एजेंसी जो है, इसने साथ ही साथ ये भी एडवाइस कर दिया, ऐसा भी सुझाव दे दिया, अच्छा क्या, कि जो एक्टिव स्टूडेंट्स है और कहाँ पे, करंटली इन अमेरिका में जो एनरोल्ड है, जिन्होंने अमेरिका में अभी एनरोल कर रखा है अपने आप को, और कहाँ पे, उन प्रोग्राम्स में जिनको एडमिनिस्ट्रेटर किया जाएगा, जिनको गवर्न किया जाएगा, जिनको कैरी आउट अंजाम दिया जाएगा ऑनलाइन मोड के अंदर। तो कह रहे हैं ये जो एक्टिव स्टूडेंट्स है ना यार, रिक्वायर्ड, इनको है जरूरत, इनसे क्या जरूरत है, टू लीव द कंट्री, कि वो कंट्री को छोड़ दें। अच्छा, और क्या कर सकते हैं दूसरा काम ये, और ट्रांसफर टू ए यूनिवर्सिटी, या फिर ये ट्रांसफर हो जाए एक यूनिवर्सिटी के अंदर। और कैसे ट्रांसफर होना है, विद इन पर्सन इंस्ट्रक्शन, एक फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन के साथ, जो कि है टू रिमेन इन लॉफुल स्टेटस, बने रहने की, कानूनी स्टेटस को अपने बनाए रखने की। एक बार सेंटेंस रिपीट करूंगा, फिर इसकी ग्रामर पे आते हैं। सिंपल सेंटेंस है, ये एजेंसी ने ऐसा कह दिया कि जो स्टूडेंट्स हाल की डेट में एनरोल्ड हैं अमेरिका के अंदर प्रोग्राम्स में, देखो यूनिवर्सिटी में नहीं, प्रोग्राम में एनरोल्ड है ना, किसी स्कूल के अंदर एनरोल्ड है, किसी कोचिंग सेंटर में एनरोल्ड है, यूनिवर्सिटी में नहीं एनरोल्ड, कह रहा है जो कि ऐसे प्रोग्राम्स में एनरोल्ड है जिनको ऑनलाइन मोड में एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, जिनको ऑनलाइन मोड में चलाया जाएगा। कह रहे ये जो एक्टिव स्टूडेंट्स है ना, इनको रिक्वायरमेंट है, अभी इनसे ऐसा कहा जा रहा है कि आप या तो कंट्री को लीव कर दें, या तो छोड़ दें इस देश को, या फिर आप यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो जाएं, है ना, फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपनी एजुकेशन को शुरू कर दें। अच्छा, अगर आप ट्रांसफ़र होंगे यूनिवर्सिटी में, तो आप इन पर्सन फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन मिलेगी आपको लॉफुल रहने की, कंट्री में कानूनन रहने की। तो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो, हमारे पास आकर के इसकी बात बताओ, है ना, इसकी रिसीट दिखाओ यूनिवर्सिटी की, फिर हम आपको इन पर्सन इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप रह सकते हो अमेरिका के अंदर। तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी अमेरिका ने कर दी है बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब देख लो इसमें देखने वाली चीज़ें, सेंटेंस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा तो कितना सिंपल है ना। एजेंसी की वर्ब है एडवाइस्ड, एक्टिव स्टूडेंट्स की वर्ब है आर रिक्वायर्ड, स्टूडेंट सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो वर्ब भी देखो आर लगी है, इज नहीं लगा है। दैट के आगे वुड बी एडमिनिस्ट्रेड लिखा हुआ है, मॉडल के बाद में हम बी लगाते हैं जब उसके बाद में कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म ना रखी हो। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है, नाउन रखा है, एडजेक्टिव रखा है, तो मॉडल के बीच में हम क्या करते हैं, बी नाम की स्टेपनी को फिक्स करते हैं। तो वुड एडमिनिस्टर्ड गलत हो जाता, वुड बी एडमिनिस्टर्ड हमें लिखना था। अच्छा, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, तोड़ के बता दूं,
फेडरल मतलब संघीय, फेडरल मतलब जो कि सेंटर में बैठा हो, सेंट्रल बोल दो। इमिग्रेशन मतलब बाहर से आने वालों का। कस्टम्स मतलब बाहर से आने वाले सामान का। एनफोर्समेंट मतलब किसी चीज़ को लागू करना। एजेंसी मतलब कोई संस्था। तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो बाहर से आने वाले सामान और बाहर से आने वाले लोगों को किस तरीके से रेगुलेट करना है, ऐसा हमारे देश में अमेरिका के अंदर देखती है। समझ गए ना, ये डिपार्टमेंट का नाम था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इफ नॉट, अगर नहीं हो ऐसा तो इफ नॉट। आईसी क्वेश्चन, आईसी ने इस आईसी, ये जो आईसी जो एजेंसी है ना, इसका नाम है आईसी, है ना। कह रहा आईसी ने क्वेश्चन कर दिया, आईसी ने ऐसा रिमाइंड करवा दिया, ऐसी धमकी दे दी दैट वो ये क्या, दे रिस्क द इनिशिएशन ऑफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स और सिमिलर इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस। तो आईसी ने बोल दिया अगर तुम ये नहीं करोगे ना, मान लो तुम्हें लगे हमें नहीं करना, तो आप रिस्क करते हैं, आप पूरा रिस्क उठा रहे हैं। या तो इनिशिएशन हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी आपके रिमूवल प्रोसेस की, आपको उठाएंगे और बाहर फेंक देंगे देश के, और या फिर ऐसी कोई इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेज आपके साथ होंगे, है ना। गलत तरीके से हमारे देश में आने के कारण आपको कुछ उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो कह रहे या तो कर लो, मान जाओ, या फिर उठा के बाहर फेंक देंगे, या फिर तुम्हें जेल में डाल देंगे। समझ गए सेंटेंस को। अब देखो सेंटेंस में वर्ड बता देता हूँ वोकैबुलरी वाले, फिर इसी ग्रामर में आएंगे थोड़ी सी। क्वेश्चन क्या होता है, किसी को चेताना, रिमाइंड करना, वार्न करना, सजेस्ट करना, है ना, किसी को कुछ सुझाव देना, क्वेश्चन देना। तो आईसी ने ऐसा सुझाव दिया है या आईसी ने ऐसी धमकी दी है। अच्छा, इनिशिएशन होता है किसी चीज़ की शुरुआत, स्टार्टिंग, कमेंसमेंट, है ना, इनिशिएशन। कॉन्सिक्वेंस होता है नतीजा, कौन प्लस में सीक्वेंस, जब चीज़ें एक के बाद सीक्वेंस में आती हैं। कौन मतलब साथ में, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, है ना। सीक्वेंस मतलब ऑर्डर। जब चीज़ें कॉन्सिक्वेंस होती है ना, तो मतलब जैसे कोई कॉज होगा उसका बाद में रिजल्ट आएगा, पहले कुछ काम होगा फिर उसका नतीजा आएगा। तो कॉन्सिक्वेंस इसी चीज़ को बताता है कि किस चीज़ का क्या रिजल्ट होगा, कैसा नतीजा निकलेगा, है ना। इसके सिनोनिम क्या, रिजल्ट के आउटकम और इम्प्लीकेशन दोनों ही नतीजा बताते हैं। इमिग्रेशन वर्ड है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है। एक बार पॉज देना स्क्रीन को। लेफ्ट साइड और राइट साइड के वर्ड्स में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड के वर्ड्स में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, अपनी समझ को पहले तोलो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो, दोनों वर्ड्स बहुत अजीब हैं, सिंपल हैं, एक दूसरे जैसे ही हैं, पर दोनों उल्टा मतलब रखते हैं, है ना। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, एमिग्रेट और इमिग्रेट, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, है ना। तीनों का मतलब क्या है, देखो। एक ही आदमी, मान लो एग्जांपल लो आप, एक आदमी गया अमेरिका इंडिया से, है ना, आदमी तो एक ही जाने वाला। जैसे ही वो अमेरिका में पहुंचेगा ना, उसको बोल देंगे इमिग्रेशन कर रहे हो आप, और जैसे वो इंडिया से निकला था तब उसको बोलेंगे आप एमिग्रेशन कर रहे हो। तो एमिग्रेशन क्या बताता है, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बसने का काम, और इमिग्रेशन क्या बताता है, दूसरी कंट्री के अंदर जाकर के किसी और कंट्री से आकर के दूसरी कंट्री में बसने का काम। आदमी एक ही है, काम एक ही है, पर एक आदमी को जब वो अमेरिका पहुंचेगा तो इमिग्रेंट बोला जाएगा, और जब इंडिया से जाएगा तो उसको एमिग्रेंट बोला जाएगा। समझ गए ना। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन क्या हो गए, नाउन हो गए, और एमिग्रेंट और इमिग्रेंट कौन हो गए, डूअर नाउन हो गए। जो एमिग्रेट करे वो एमिग्रेंट, जो इमिग्रेट करे वो इमिग्रेंट। अच्छा, ये बीच में क्या है, ये इनकी वर्ब फॉर्म है। जब आप इंडिया से निकल रहे थे ना, अपनी उसमें बैठ रहे थे प्लेन में, तो आप एमिग्रेट कर रहे थे, और जैसे ही आप अमेरिका में उतर रहे थे प्लेन से, आप इमिग्रेट कर रहे थे। समझ गए ना। तो एक ही आदमी है और एक ही काम है। जिस कंट्री से आप निकलते हो तो आपको एमिग्रेशन बोला जाता है, एमिग्रेट बोला जाता है, एमिग्रेंट बोला जाता है। जिस कंट्री में आप पहुंचते हो वहां पर इमिग्रेशन करते हो, एमिग्रेंट बन जाते हो और इमिग्रेट करते हो। समझ गए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को कि सर कौन है, किसकी बात कर रहे हैं, है ना, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। भाई एक ही आदमी है, उसको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। आगे बढ़े। कह रहा है पल्पेबल रिपल्स ऑफ एंगर अक्रॉस द यूएस एजुकेशन सिस्टम टुक द फॉर्म ऑफ लॉ सूट्स। कह रहा है समझी जा सकने वाली पल्पेबल, जिसको महसूस किया जा सके, पल्पेबल। कह रहा है ऐसी पल्पेबल जो है ना रिपल्स हैं, जो पानी के अंदर लहरें हैं। रिपल्स क्या होती हैं, किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस। इसको मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है इस वर्ड को। कह रहे जो समझी जा सकने वाली डिस्टर्बेंस है ना, रिपल्स हैं, और किस चीज़ की, एंगर की, गुस्से की, और कहाँ पे, पूरे यूएस के एजुकेशन सिस्टम में, है ना। कह रहा है इस रिपल्स ने टुक ले लिया फॉर्म को, रूप को, और किसका, लॉ सूट्स का, कोर्ट केसों का। तो पहले सबको गुस्सा आया और बाद में गुस्सा बदल गया कोर्ट केस के अंदर, पूरे अमेरिका के दौरान, पूरे अमेरिका के अंदर। और कैसे, कह रहा लेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू ब्लॉक द आईसी डायरेक्टेड। कह रहे अगुवाई में था ये सारे के सारे लॉ सूट्स है, एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, दूसरा MIT के द्वारा। MIT की फुल फॉर्म क्या होती है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कह रहे इन दोनों की अगुवाई कर रहे थे लॉ सूट्स की, एक ये यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी। और क्यों, ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए
आईसी नाम की संस्था के डायरेक्टिव को, इस संस्था के जो है ऑर्डर को। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है। समझा जाने सकने वाली लहरें जो हैं गुस्से की पूरे अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में, उन्होंने रूप ले लिया लॉ सूट्स का, कोर्ट केसों का, जिसकी अगुवाई में थे एक ये यूनिवर्सिटी और ये दूसरी यूनिवर्सिटी, और अगुवाई क्यों कर रहे थे कि वो ब्लॉक कर डालें आईसी के इस डायरेक्टिव ऑर्डर को। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, पैल्पेबल मैंने आपको बता दिया, इसके जो अच्छे वर्ड्स हैं ना वो देख लेना। देखो पैल्पेबल मतलब जो चीज़ सामने से दिख रही हो, बिल्कुल साफ हो, है ना, महसूस कर सकते हो आप। तो क्लियर तो आप समझ ही गए, साफ है। एपरेंट मतलब जाहिर, ये भी साफ है ना। एविडेंट भी इसको बोल सकते हैं। अब ये देखो, परसेप्टिबल जिसको महसूस किया जा सके, नोटिसेबल जिसको नोटिस किया जा सके, डिसर्निबल जिसको महसूस किया जा सके, है ना। परसेप्टिबल और डिसर्निबल वर्ड्स को खास जो है इन दोनों वर्ड्स पे ध्यान दें। अच्छा जस्ट मिनट, है ना। एक अपना स्टूडेंट है ना, अफगानिस्तान से। वो स्टूडेंट क्या करता है, जैसे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, जैसे पल्पेबल है, उसने हाथों हाथ इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट। वो कुछ तैयारी कर रहे हैं उसकी, मेरे ख्याल आइल्स वगैरह होता है ना जो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरे को उसका तरीका बढ़िया लगा। वो क्या करता है, इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेगा। अब वो पैल्पेबल के सारे जो है ना सिनोनिम उसने अपनी स्क्रीन पे रख लिए, और बाद में जब उसको टाइम मिलेगा ना, वो उन स्क्रीनशॉट्स को देखता जाएगा, पिछले पुराने, जैसे उसके पास 100 200 500 स्क्रीनशॉट हो गए। तो अगर सर मेरे को इससे सारे इस वर्ड्स जो है ना सिनोनिम एंटोनिम आपकी तरह से याद हो गए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको कर सकते हो मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के। रिपल होती है लहर, कैसी लहर होती है, जब पानी में पत्थर मारते हो तो कैसी लहर उठती है पानी में, उसको कहते हैं रिपल, डिस्टर्बेंस, है ना। तो ऐसी लहर जो है, डिस्टर्बेंस जो है एंगर की, पूरे अमेरिका के अंदर आ गई है। लॉ सूट मतलब कोर्ट केस, इसको आप लिटिगेशन भी बोलते हैं ना, कोर्ट केस को लिटिगेशन भी बोला जाता है। कह रहा है दिस इज द लेटेस्ट ट्विस्ट इन एन ऑनगोइंग इमिग्रेशन पॉलिसी क्रैकडाउन बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इंक्लूड्स अ हॉल्ट इन द इशुएंस ऑफ वीजास फॉर स्किल्ड वर्कर्स। आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले इतना पढ़ते हैं। कह रहा है ये द लेटेस्ट है, सबसे नया है। दिस इज द लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब सबसे बाद में आने वाला, सबसे नया आने वाली कोई चीज़ है ना। तो कह रहा है ये सबसे नया ट्विस्ट है, सबसे नया मोड है अभी जो चल रही है इमिग्रेशन पॉलिसी का क्रैकडाउन। क्रैकडाउन होता है किसी पे चोट मारना, क्लैम्प डाउन करना, शिकंजा कसना, किसी पे स्ट्राइक करना। तो कह रहे जो अभी ऑन गोइंग इमिग्रेशन पॉलिसी का क्रैकडाउन अमेरिका में चल रहा है, लोगों को आने के लिए जो लोगों के साधन हैं उनको बंद किया जा रहा है, पॉलिसी क्रैकडाउन अमेरिका में चल रहा है। तो कह रहे ये उसमें ना लेटेस्ट ट्विस्ट है, सबसे नया मोड जो है उसके अंदर आया। अब ये किसके द्वारा हो रहा है, ये क्रैकडाउन कौन कर रहा है भाई, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप का प्रशासन। अच्छा इसमें शामिल क्या क्या है, अच्छा इसमें शामिल है विच इंक्लूड्स अ होल्ड, एक स्टॉपेज किसमें, इश्यूएंस करने में वीजास को स्किल्ड वर्कर्स के लिए। कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कारपेंटर है ना, इस तरह से प्लम्बर है कोई, तो इनको इश्यूएंस नहीं किया जाएगा जो है स्किल्ड लेबर्स को। अच्छा इनको क्या बोला जाता है, और H1B, और इनके डिपेंडेंट्स को, इन पर निर्भर लोगों को, इनकी वाइफ, बच्चों और इनके जो है मदर फादर को। वीज़ास फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स और L1, वीज़ा एक कंपनी के अंदर ही ट्रांसफ़र के, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, उसकी अमेरिका में कोई ब्रांच है, तो इंडिया के किसी आदमी को अमेरिका में भेज दिया कि हमारी कंपनी की उस ब्रांच में आप जाओ, तो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र L1 वीज़ा को भी रोक दिया है, और उसके डिपेंडेंट्स को। और कह रहा है एंड सेवरल अदर वीज़ा कैटेगरीज, दूसरी कई सारी वीज़ा कैटेगरीज को, एज वेल एज साथ ही साथ हॉल्ट इन ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग, ग्रीन कार्ड की जो प्रोसेसिंग है, अमेरिका की जो नागरिकता की प्रोसेसिंग है, उसमें एक हॉल्ट को। और कब तक ये सब, ऑल अंटिल द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, ये सब कुछ इस कैलेंडर ईयर के एंड तक। देखो मैंने पीस बाय पीस आपको बताया, सेंटेंस बहुत सिंपल है, अब ध्यान से देखना, एक बार 10 सेकंड में इसको रिपीट करूंगा। ये जो आया ना, ये सारा जो पॉलिसी क्रैकडाउन चल रहा था इमिग्रेशन पॉलिसी का, उसमें लेटेस्ट ट्विस्ट बन के आया है, और ये क्रैकडाउन था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा इसमें शामिल क्या था क्रैकडाउन में, इसमें शामिल था होल्ड कर देने का काम, रोक देने का काम, इशुएंस को, इशू करने को वीजास के। अब देखो किन किन लोगों के लिए, एक तो इस टाइप के लोगों को और उनके डिपेंडेंट्स के लिए, है ना, H1B वालों के लिए। दूसरा इस टाइप के लोगों और उनके डिपेंडेंट्स के लिए, जिनका नाम है L1। और तीसरा कई दूसरी कैटेगरीज के लिए। और इसके साथ ही साथ ग्रीन कार्ड, अमेरिका की नागरिकता की प्रोसेसिंग के लिए, है ना। तो 4 काम भी ये क्रैकडाउन कर रहा था, 4 तरह की चीज़ों को इसने रोक करके रखा था। और कब तक रोक के रखा है, इस कैलेंडर ईयर के लास्ट तक। बोल रहे 2020 में तो एक आदमी मैं घुसने नहीं दूंगा अमेरिका के अंदर। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ पे, है ना, वर्ड देख लेना, क्रैकडाउन, किसी पे शिकंजा कसना, चोट मारना, स्ट्राइक करना। अपना ग्रामर कॉन्सेप्ट है मेन का, आज का मेन कॉन्सेप्ट। पहले आप बताओगे, देखो आजकल मैं क्या कॉन्सेप्ट ऊपर लिख देता हूँ, है ना, जिसने पहले कर लिया है थोड़ा सा याद आ जाए उसको क्या लिखा हुआ है। फटाफट से 5 क्वेश्चंस को आप मुझे बताएंगे क्या एरर है। कॉन्सेप्ट मैंने आपके ऊपर यहाँ लिख दिया है,
अगर आपने इसको पढ़ा हुआ तो देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। आज इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से करवाऊंगा, कुछ और इसमें एडिशन करने वाला हूँ, ट्रिक्स लगाने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर हल्की फुल्की अपने, है ना। सभी ट्राई करें, पांचों, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, है ना। पांचों सेंटेंसेस में एरर को ढूंढने की सभी के सभी लोग ट्राई करेंगे। चलो, कॉन्सेप्ट तो क्या है आपको पता ही है। लेट नाम का एडजेक्टिव दो तरह के तरीके से अपनी जो है ना एडजेक्टिव की डिग्री बनाता है, क्योंकि लेट के दो मतलब होते हैं। एक तो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री होती है लेट, उसका मतलब होता है बाद में आने वाला। एक होता है लेट समय में बाद में आने वाला, एक तो पोजीशन में और एक टाइम में, है ना। अगर आप लेट आते हो तो आप टाइम में लेट आ रहे हो, और अगर आप वैसे लेट आते हो तो मतलब आप पोजीशन में लेट आ रहे हो, मतलब आपसे पहले 4 लोग आ गए, आपकी 5वीं पोजीशन है। अब इसी से इसकी एडजेक्टिव डिग्री भी अलग अलग तरीके से बनती है। जब टाइम की बात हो तो लेट, लेटर, लेटेस्ट। जब वक्त की पोजीशन की बात हो तो लेट, लेटर और लास्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2-3 बार करवा दिया है ना शायद, और इसको मैंने शायद ग्रामर वीडियोस में ले लिया है, शायद ले लिया या नहीं लिया तो ले लूँगा, है ना। अब इसको मैंने आज थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। आपको जब भी कंफ्यूजन ऐसी दी जाएगी, लेटर और लेटर में से या लेटेस्ट और लास्ट में से आपको एक चॉइस लेनी पड़ेगी। आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने चारों के एंटोनिम लिख दिए आज, है ना। अगर आपका लेटर चॉइस लगेगा, अगर लेटर की जगह लेटर लगाना है तो अर्लियर भी आ सकता है वहां पे, समझ रहे मेरी बात को। सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, पर फिट लेटर भी बैठेगा और अर्लियर भी बैठेगा। इससे क्या आप अपने आप को ना इंश्योर कर पाओगे कि मैंने सही चॉइस को लिया है या नहीं लिया, समझ गए। अगर लेटर आएगा तो वहाँ फॉर्मर भी आ सकता है, अगर लेटेस्ट आएगा तो वहाँ अर्लिएस्ट भी आ सकता है, अगर लास्ट आएगा तो वहाँ फर्स्ट भी आ सकता है। तो इनके चारों के एंटोनिम भी आपको याद हो जाएंगे, साथ में आप टेस्ट भी कर पाएंगे। जो मैंने लास्ट लगाया है लेटेस्ट की जगह, उसकी जगह फर्स्ट लगा के देख रहा हूँ तो सच सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, फटाफट देखो। कह रहा है कार कंपनी क्लेम करती है कि उसके पास लास्ट या फर्स्ट टेक्नोलॉजी इंजन है इसकी कार के अंदर। कार कंपनी ऐसा क्लेम करती है, उसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, लास्ट या फर्स्ट ऐसे इंजन है इसकी कार के अंदर। अब ये बताओ, टेक्नोलॉजी जो होती है, टेक्नोलॉजी वो सबसे नई होती है या सबसे आखिर वाली होती है। टेक्नोलॉजी टाइम के हिसाब से लेटेस्ट होती है या पोजीशन के हिसाब से लास्ट होती है। भाई टेक्नोलॉजी तो लेटेस्ट होती है, आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाएंगे ना। लेटेस्ट स्मार्टफोन, लेटेस्ट टेलीविजन्स, है ना। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आना चाहिए ना यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, लास्ट या फर्स्ट, ये जो मैं लगा रहा हूँ ना इसकी जगह मुझे लगाना है लेटेस्ट। द कार कंपनी क्लेम्स टू हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंजन्स इन इट्स कार्स। तो क्या किया हमने, यहाँ पे लास्ट लगा के मैंने आपको दिया था, आपको इसको बदलना था लेटेस्ट के अंदर, क्योंकि लास्ट टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, सबसे नई टेक्नोलॉजी टाइम के हिसाब से जो सबसे बाद में आ रही है। इसकी जगह आप अर्लिएस्ट भी लगा सकते हो। कार कंपनी बोलती है कि हमारी कार में अर्लिएस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारी कंपनी की कार ऐसी कार है जिसमें हम 1920 की टेक्नोलॉजी को आज भी आपके लिए यूज़ करके दिखा रहे हैं। विंटेज कार बोलते हैं इनको ना, पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलने वाली जो है बहुत ही महंगी गाड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं अर्लिएस्ट भी लगा सकता था, किसी को ऐसा अगर लगाना हो तो अर्लिएस्ट भी वो यहाँ पे लगा सकता है। अगला सेंटेंस देखो, आउट ऑफ द 2 चॉइसेस मनीषा वेंट विद द लेटर और अर्लियर वन। इस अर्लियर को मैं निकाल देता हूँ, चलो मैं कह रहा हूँ मनीषा वेंट विद द लेटर वन। 2 चॉइसेस में से मनीषा बाद वाली चॉइस के साथ चली गई। 2 चॉइस मिली मनीषा को, मनीषा ने बोला भाई बाद वाली मुझे पसंद है, पहले वाली तुम रखो। अगर भाई बाद वाली की बात है, अगर पोजीशन में बाद वाली की बात है, एक यहाँ रखी थी एक यहाँ रखी थी, अगर बाद वाली की बात है ना तो पोजीशन के हिसाब से लेटर नहीं लेटर आएगा। तो मनीषा ने कौन सी चूज करी भाई, लेटर वन। पहले जो आपने बोली थी मनीषा को लगी नहीं वो अच्छी, बाद वाली मनीषा को लगी अच्छी, तो उसने बोला मनीषा वेंट विद लेटर वन। अगर उसको पहले वाली अच्छी लगी होती, तो लेटर की जगह इसका एंटोनिम फॉर्मर भी आ सकता था। मैं बस यही बताना चाह रहा हूं आपको, अगर लेटर सेट बैठेगा तो फॉर्मर भी सेट बैठ सकता है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा पर सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा। तो हमारा पक्का भी होगा, यहाँ पे लेटर ही आएगा। अब देख लो तीसरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेंट हिज लेटर या फॉर्मर ईयर्स लुकिंग फॉर द गॉड इक्वेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने लेटर बाद वाले या फॉर्मर पहले वाले ईयर्स को, सालों को उसने स्पेंड किया ढूंढते हुए गॉड इक्वेशन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन यही चाहता था मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं जो इतनी सी हो 3 इंच की, है ना, और उस इक्वेशन के अंदर गॉड को मैं बता सकूं। उसने सपना अपना पूरा भी किया था, E=mc² लगा करके, है ना। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, लेटर या फॉर्मर ईयर्स। ये बताओ मुझे उसकी लाइफ को क्या 2 पार्ट्स में मैंने बांटा है क्या,
भाई उसकी लाइफ थी 80 साल की, तो 40 साल वाला फॉर्मर पार्ट, लेटर पार्ट हो गया बाद वाले 40 साल वाला ना, ऐसा कोई काम तो हुआ नहीं। यहाँ पे बात हो रही है बाद में आने वाले ईयर्स की, टाइम के हिसाब से बाद में आने वाले ईयर्स की। अगर टाइम के हिसाब से हो रहा है तो लेटर फॉर्मर नहीं, लेटर या अर्लियर। अब यहाँ पे अर्लियर ईयर्स लिखते हैं तो मतलब उसने अपनी जवानी में गॉड इक्वेशन को ढूंढा, लेटर ईयर्स दिखा तो मतलब उसने अपने बुढ़ापे में गॉड इक्वेशन को ढूंढा। अब अगले सेंटेंस को देखना, अल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेंड हिज लेटर या फॉर्मर पार्ट ऑफ लाइफ लुकिंग फॉर द गॉड इक्वेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना बाद वाला या पहले वाला जो हिस्सा है जीवन का, गॉड इक्वेशन को ढूंढने में लगाया। अब देखो दो हिस्से हो गए, जब भी दो चीज़ों की, कोई भी चीज़ के दो हिस्से करोगे ना, जैसे यहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव मिले मनीषा को, है ना, यहाँ पे दो हिस्से कर दिए उसकी ज़िंदगी के, अब पार्ट्स आ रहे हैं, तो अब जो है यहाँ पे लेटर फॉर्मर बिल्कुल ठीक है। लेटर का मतलब क्या है, बाद वाले जीवन का हिस्सा, और फॉर्मर मतलब जीवन का पहले वाला हिस्सा। लेटर फॉर्मर हमेशा यही बताएगा क्या, पोजीशन के हिसाब से कौन सी चीज बाद में या पहले आ रही है। लास्ट सेंटेंस देखना, इसमें नो एरर है, इस सेंटेंस के अंदर क्या है, नो एरर है, लेटर फॉर्मर बिल्कुल सही है। कह रहा है ही हैड द लेटेस्ट पोजीशन इन द रेस इन्वॉल्विंग 10 पीपल। 10 लोगों की रेस में उसकी सबसे बाद वाली पोजीशन थी, लेटेस्ट पोजीशन थी। अब लेटेस्ट पोजीशन का क्या मतलब है, टाइम के हिसाब से यहाँ पे कुछ मतलब बनता ही नहीं, उसकी पोजीशन तो रेस में लास्ट थी, है ना, सबसे लास्ट में आया वो रेस के अंदर। लेटेस्ट से तो हम सबसे नई वाली बात करते हैं, लास्ट से हम सबसे आखिर वाली बात करते हैं। अगर ये लास्ट आया ना तो आप इसकी जगह फर्स्ट भी लगा सकते हो, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, द फर्स्ट भी यहाँ पे आ सकता था। ही हैड द फर्स्ट पोजीशन इन द रेस इन्वॉल्विंग 10 पीपल और ही हैड द लास्ट पोजीशन इन द रेस इन्वॉल्विंग 10 पीपल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। हमेशा यही करना आपको, पहले तो अपना कॉन्सेप्ट आपने 2-3 बार मेरे साथ किया हुआ है, लास्ट और लेटेस्ट, लेटर और लेटर में से आप फर्क करेंगे। जैसे आप फर्क करेंगे ना, आप इनके एंटोनिम को भी रख करके देखेंगे अपने दिमाग से, वो भी सेट बैठेंगे, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा पर सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली सही होगा। तो आज अपने एंटोनिम वाले इस ट्रिक को एडिशन करें अपने इस कॉन्सेप्ट में, ताकि अब अगली बार इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। 5 क्वेश्चन आज के, 4 क्वेश्चन फटाफट से इनको सॉल्व करो। कल के क्वेश्चंस के आंसर मैंने थोड़ा लेट से डाले हैं, आज अभी डाले हैं, है ना, उनको जाकर के चेक कर लेना। आज वाले आंसर से मैं रात में अपडेट कर दूंगा। चारों के चारों को आप जो है अपडेट करके जो ना कमेंट सेक्शन में और मेरे आंसर से मिला लेना 2-3-4 घंटे के बाद। बढ़े आगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कह रहा है टेकिंग अ स्टेप बैक द इवॉल्विंग ट्रम्प इमिग्रेशन पैराडाइम लीव सेवरल बिग क्वेश्चंस अनआंसर्ड। कह रहा है टेक करते हुए एक स्टेप को बैक, एक पीछे कदम हटाते हुए, अपने पास्ट में झांकते हुए स्टेप बैक करते हैं तो आप क्या करते हैं, बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं 2 कदम पीछे हटके। तो अगर बड़ी तस्वीर को देखा जाए, पास्ट में झांक के देखा जाए, तो जो इवॉल्व होता हुआ ट्रम्प की इमिग्रेशन पैराडाइम है, पैराडाइम होती है मिसाल, एग्जाम्पल। तो कह रहा है जो डेवलप होती हुई ट्रम्प की इमिग्रेशन करवाने की जो मिसाल है ना, बार बार ट्रम्प नई नई मिसालें बना रहा है, कह रहा है ये लीव करती है बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस को अनआंसर्ड, बिना जवाबों के। तो सारे बड़े क्वेश्चन जो है इससे कोई जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं अगर बड़ी तस्वीर को हम देखें। इवॉल्विंग आप जानते हैं, कोई चीज़ इमर्ज हो रही हो, डेवलप हो रही हो, अनफोल्ड हो रही हो, अनवेल हो रही हो, अनरेवल हो रही हो, है ना, कोई चीज़ इस तरह से जो है उभर करके आ रही हो। अच्छा, पैराडाइम सिंगुलर है, वर्ब क्या है इसकी, लीव्स, है ना, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब्स, पीछे एस लगा हुआ है। ये टेकिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, है ना। पैराडाइम क्या काम कर रहा है भाई, एक तो लीव कर रहा है बड़े सवालों को, दूसरा पीछे एक स्टेप को बैक करते हुए, पीछे जो है अपना झांकते हुए अपने अंदर। पैराडाइम वर्ड को समझ के ना, मिसाल को बोलते हैं पैराडाइम। एग्जाम्पल हो, पैटर्न हो या पैरागोन हो। पैरागोन जो होती है ना चप्पल आपकी, उसका एक्चुअल मतलब होता है एक मिसाल। आगे बढ़े, कह रहा फर्स्ट, सबसे पहला, while an argument however harsh and myopic could be made that US economy has suffered a battering in the wake of COVID-19 pandemic। कह रहा सबसे पहली चीज़, जहाँ एक आर्गुमेंट, जहाँ पे ये वाली बात, ये वाला कथन, ये वाली स्टेटमेंट, चाहे वो कितनी भी हार्श हो, कितनी भी कड़ी हो और कितने भी छोटी नज़र वाली हो, मायोपिक मतलब जब दूर की पिक्चर को आप ना देख पाएँ, सिर्फ पास पास का आप देख सकते हैं। कह रहे जो ये आर्गुमेंट है ना, चाहे कितनी भी कठोर है, कड़ी है, हार्श है, और चाहे कितनी भी ये शॉर्ट साइटेड है, कह रहे ये आर्गुमेंट को कुड बी मेड बनाया जा सकता है, ऐसी आर्गुमेंट को किया जा सकता है दैट वो ये कि अमेरिका की जो इकॉनमी है ना, उसने सफ़र किया है एक बहुत बड़ी बैटरिंग को, चोट को, बाद में इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक के। अच्छा, और दूसरी कौन सी चीज़, अ की टू रिकवरी इज टू प्रोटेक्ट यूएस जॉब्स फ्रॉम बीइंग कॉर्नर्ड बाय फॉरेन वर्कर्स। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक की है ना, एक कुंजी जो है रिकवरी की, वो है प्रोटेक्ट करना अमेरिका की जॉब्स को कॉर्नर किए जाने से, एक तरफ अपनी तरफ खींच लेने से फॉरेन वर्कर्स के द्वारा। अब एक बार इतना सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सेंटेंस है
लंबा, इतना लंबा सेंटेंस है, इसके बाद और भी है ना, इतना पढ़े। सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट को, चाहे वो कितनी भी हार्श हो, कितनी भी मायोपिक हो, कितनी भी शॉर्ट साइटेड हो, बिल्कुल बनाया जा सकता है कि अमेरिका की इकॉनमी ने सहा है एक प्रहार को, एक चोट को, बाद में कोविड-19 पैंडेमिक के। और एक बहुत ही बड़ी कुंजी जो है रिकवरी की, वो है प्रोटेक्ट करने में अमेरिका की जॉब्स को कॉर्नर किए जाने से फॉरेन वर्कर्स के द्वारा। फॉरेन वर्कर्स अब अमेरिका की जॉब्स को कॉर्नर नहीं कर पाएंगे, अपनी तरफ नहीं ले पाएंगे, अमेरिकन को वो जॉब जो है मिला करेगी। कह रहे जहाँ पे इस आर्गूमेंट को मेक किया जा सकता है। अब आगे कह रहे एक सवाल पूछ रहा आगे, व्हाट कुड बी पॉसिबल रैशनल बी टू इम्पेरिल द लाइव्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स। कौन सी चीज़, व्हाट कुड बी, कौन सी चीज़, व्हाट कुड द पॉसिबल रैशनल हो सकती है, सही लॉजिक हो सकती है, और किस चीज़ के लिए, इम्पेरिल करने के लिए, जोखिम में डालने के लिए जिंदगियों को फॉरेन स्टूडेंट्स की। अच्छा भाई कौन से फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम एडमिटेड टू यूनिवर्सिटीज ऑन मेरिट, जो सबके सब यूनिवर्सिटीज़ में अपने मार्क्स के जरिए आए हैं, मेरिट के जरिए आए हैं, अपने पैसे देकर के आए हैं या अच्छे जो है नॉलेज के साथ आए हैं। एंड नन ऑफ देम पॉजिंग एन इमीडिएट थ्रेट टू जॉब्स, और उनमें से कोई भी पॉज नहीं कर रहा, खड़ा नहीं कर रहा एक फटाफट से थ्रेट को इन जॉब्स के लिए। समझ गए ना। तो कह रहे जरूर आप इस आर्गुमेंट को बनाओ कि अमेरिका की इकॉनमी जो है उसको हमें सही बनाना है, बाहर वालों को नौकरी नहीं लेने देंगे। पर इस बात से क्या मतलब, फॉरेन स्टूडेंट्स को घर भेजने से क्या मतलब, वो तो नौकरी कर ही नहीं रहे, अभी तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। दूसरा, आप उनकी लाइफ्स को डेंजर में डाल रहे हो, ट्रैवल करा रहे हो उनको कोरोना के वक्त, शायद बहुत लोग जो है इनमें से पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ गए सेंटेंस को, है ना। ये हिडन मीनिंग है इसका। इम्पेरिल द लाइफ्स का मतलब है किसी की लाइफ को जोखिम में डालना। अब देखो सबसे पहले सेंटेंस की वोकैबुलरी देखते हैं, फिर इसी ग्रामर पे आएंगे, है ना। ध्यान से देखना, लंबा सेंटेंस है, देखो इतना लंबा सेंटेंस है। मायोपिक क्या होता है, आपके अगर चश्मा लगाए ना जिसमें आप दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हो तो यू आर मायोपिक। आपको अस्टिग्मेटिक भी बोला जा सकता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, और वैसे आप शॉर्ट साइटेड हो या नियर साइटेड हो, क्योंकि आप जो है ग्लासेस यूज़ करते हो, आसपास का तो देख लेते हो पर दूर का देख नहीं पाते हो, तो आप क्या हो, शॉर्ट साइटेड। अगर आप शॉर्ट साइटेड इस तरह से साइंटिफिक फॉर्म में यूज़ ना करें ना, तो प्रैक्टिकली वो आदमी शॉर्ट साइटेड होगा जो दूर की चीज़ों को देख करके कोई चीज़ प्लानिंग ना करे। तो ट्रंप के इस आर्गुमेंट को मायोपिक बता रहा है कि भले आपने आज का सोच लिया पर दूर का काम आप नहीं सोच पा रहे हो, शॉर्ट साइटेड आपके डिसीजन है सारे के सारे। समझ गए ना। तो इसको आंख से भी जोड़ सकते हैं और आपके डिसीजन पॉलिसी से भी मायोपिक नाम के वर्ड को जोड़ सकते हैं। अच्छा, बैटरी क्या होती है, बैटर करना मतलब किसी पे स्ट्राइक करना, बैटर से ही वर्ड बना बैटरी, किसी पे स्ट्राइक, है ना, किसी पे हमला। अब बैटरी आपके सेल फोन में भी है ना, जिसको आप बैटरी बोलते हो, आपके सेल फोन में भी है, आपके जो घड़ी के अंदर भी होगी, वो भी बैटरी होती है। ये वर्ड के दोनों मीनिंग है, चाहे जो सेल फोन में डालते हो, घड़ी में डालते हो, वो भी बैटरी है, और चाहे किसी पे आपने हमला किया उस हमले को भी बैटरी बोला जाता है। ये एक लीगल वर्ड है, लीगल कानून वाले जो लोग हैं ना, लॉ वाले लोग, वो किसी भी असॉल्ट को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। इन द वेक होता है मतलब पीछे पीछे, इन द लाइट ऑफ आफ्टर या फॉलोइंग, है ना। इन द वेक ऑफ समथिंग मतलब इस चीज़ के जस्ट बाद में। रैशनल वर्ड को नोट करें, इसका मतलब होता है लॉजिक, जस्टिफिकेशन। इसको रेशनाले ना बोले, इसको बोला जाता है रैशनल, है ना, रैशनल। इम्पेरिल होता है किसी को डेंजर में डालना, पेरिल मतलब डेंजर, इम्पेरिल मतलब टू पुट समवन इन डेंजर। अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ऑल के बाद में कब ऑफ आता है, कब नहीं आता है, मैंने आपको कई बार करवाया है। अब फटाफट से आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे करेंगे, है ना, चेक करेंगे कब ऑल के बाद ऑफ लगना है, कब नहीं लगना। आप फटाफट से चारों पांचों सेंटेंसेस को देख करके मुझे बताएंगे। स्क्रीन को पॉज कर लेना, टाइम तुम्हें जितना चाहिए लेना। कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना। आज उसको रिवाइज करवाने के साथ साथ मैं लॉजिक भी अच्छे से उसका बताऊंगा आपको, देखते जाओ। रूल ये कहता है, 3 रूल हैं, चलो इसी को पढ़ा कर लेते हैं। 3 रूल हैं ऑल के बाद ऑफ यूज़ करने के। अगर याद कर सकते हो सिर्फ एक ही रूल है इनमें से याद करने वाला। रूल क्या कहता है, ऑल के बाद में ऑफ आएगा जब उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन हो। ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन मतलब मी हो, अस हो, यू हो, देम हो, हिम हो, हर हो, है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर आ रहा हो। अगर सर ऑब्जेक्टिव ना हो, अगर सर ऑब्जेक्टिव ना हो तो सब्जेक्टिव होगा ना। सब्जेक्टिव केस में ऑल के बाद में ऑफ नहीं आएगा। अच्छा सर कोई कॉमन नाउन हो, मान लो प्रोनाउन की बात तो आपने कर ली, छोड़ो उसको, कॉमन नाउन हो तब क्या करना है, तब ऑफ के बाद में ऑफ नहीं आएगा, ऑल के बाद में ऑफ नहीं आएगा। अच्छा सर कब कॉमन नाउन के पहले ऑफ आ सकता है, अगर कॉमन नाउन से पहले द लगाया हो, उसको स्पेसिफिक बनाया हो। अगर कॉमन नाउन से पहले द लगाया हो तो उसको स्पेसिफिक बनाया हो, तो आपके पास ऑप्शनल है, रखें चाहे ना रखें। अब इस रूल को मैं अप्लाई करने वाला हूँ। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि ये तीनों के तीनों है ना, इनमें तो आता ही नहीं, सिर्फ एक ही जगह आता है ऑल के बाद में ऑफ, जब ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन पढ़े हो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन दिख जाए इन पांचों में से कोई, तो ऑल के बाद में ऑफ लगा देना, अदरवाइज हमेशा ऑल के बाद में बिना ऑफ के अपने सेंटेंस को आगे बढ़ाना। अब इस रूल को लगा के देखें।
ऑल ऑफ वी आर विलिंग टू गो टू द पिकनिक। सबसे अच्छा काम है आप पार्सिंग के जरिए सीखें। मैं आपको पार्सिंग के जरिए बता रहा हूँ क्यों हम ऑफ के बाद में अस लगाते हैं, वी नहीं लगाते हैं। देखो ऑल आर विलिंग टू गो टू द पिकनिक या वी आर विलिंग टू गो टू द पिकनिक, वर्ब तो एक आ रही है ना, आर विलिंग। ऑफ प्रेपोजिशन आ रही है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखो एक वर्ब आ रही है, एक वर्ब और दो सब्जेक्ट आ रहे हैं। वी नाम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है और ऑल नाम का एक दूसरा प्रोनाउन आ रहा है। दो प्रोनाउन आ रहे हैं, वर्ब एक आ रही है ना। तो मुझे काम क्या करना है, इस वर्ब को एक प्रोनाउन से कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरे प्रोनाउन को इस प्रेपोजिशन से कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो प्रेपोजिशन के बाद में जो प्रोनाउन आएगा वही उससे कनेक्ट हो सकता है, ये ऑल तो इससे कनेक्ट हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूँ, ऑफ के बाद में वी को बदल देता हूँ अस में, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस में अपने बाद कोई भी प्रोनाउन को लेती है। जैसे ही मैंने अस लगाया ना, ये वी जो है इस आर विलिंग का ना तो सब्जेक्ट बन पाएगा और दूसरा इस अस के बनते ही ये ऑफ प्रेपोजिशन से बाइंड भी हो गया। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ही प्रोनाउन बाउंड होते हैं किसी प्रेपोजिशन से। तो ऑल के बाद में मैंने अस लगाने से ये सेंटेंस सही बना दिया। ऑल की जो वर्ब बन गई आर विलिंग, ऑल आर विलिंग टू गो टू पिकनिक या ऑल ऑफ अस आर विलिंग टू गो टू द पिकनिक। समझ गए ना। इसलिए बोलता हूं मैं ऑल के बाद में ऑफ आएगा, कब आएगा, जब ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन पड़ा हो, वो उस ऑफ से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको आगे देखो, ऑल ऑफ वी सेड वॉज द ट्रूथ। अब आप अगर इस रूल को याद कर लोगे ना, आप फटाफट से यहाँ पे ऑस लगाओगे। ऑल ऑफ अस सेड वॉज द ट्रूथ, सेंटेंस आपका बन गया महागठिया, क्योंकि आपने रूल के मारे थे रट्टे। इसीलिए बोलता हूँ पार्सिंग मेथड से जाओ। इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे अस नहीं बनेगा वी का, यहाँ पे ये ऑफ बीच में से निकलेगा। सर इससे क्यों सोतला व्यवहार, ऊपर भी तो वी था, इसको तो आपने वी का अस बना दिया, यहाँ वाले वी को क्यों अस नहीं बना रहे। ध्यान से देखो, वर्ब कितनी आ रही है, दो। अरे भाई जब दो वर्ब आ रही हैं तो दो प्रोनाउन चाहिए, इस ऑफ को मैं वी से जोड़ ही नहीं सकता, ये ऑफ गलत लगा हुआ है, निकाल दो इसको। ऑल वी सेड वॉज द ट्रूथ, जो भी हमने बोला वो ट्रूथ था। ऑल की वर्ब बन गई वॉज, वी की वर्ब बन गई सेड। समझे मेरी बात को, लॉजिक लगाओ लॉजिक। आपको ऑफ के बारे में अस लगाना है, ये आपको पता लग गया, पर अगर ऑफ ही मैं जबरदस्ती लगा दूं बीच में ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, तो उस ऑफ को निकालना है, वी का अस नहीं बनाना है। कैसे पता लगा, दो वर्ब्स थी, वॉज नाम की एक अलग वर्ब थी, सेड नाम की एक अलग वर्ब थी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो सेड से पहले आती, बाद में आ रही है तो मेन वर्ब है ना। दो वर्ब्स हैं, एक वन मिल गई ऑल को, एक मिल गई वी को। समझ गए। तीसरा देखो, यहाँ पे आएगा वी। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स वर विलिंग टू गो टू पिकनिक, सब के सब स्टूडेंट्स विलिंग थे पिकनिक में जाने के लिए। पहली चीज, पहली और आखिरी चीज, कॉमन नाउन जो है उसके पहले कभी भी ऑफ आपको नहीं लगाना है, चुपचाप से यहाँ निकाल दो। ऑल स्टूडेंट्स आर विलिंग टू गो टू द पिकनिक, है ना। ऑल यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, स्टूडेंट को वर्ब मिल गई आर वर विलिंग। अच्छा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर विलिंग टू गो टू पिकनिक। सर आपने बताया द आ जाए कॉमन नाउन से पहले, द आ जाए कॉमन नाउन से पहले, तो क्या करना है, उसको रख भी सकते हो चाहे ना भी रखो। इस ऑफ को मैं यहाँ रख भी सकता हूँ और इस ऑफ को मैं उड़ा भी सकता हूँ। मैं आपको प्रीफर करूंगा आपकी सहूलियत के लिए इस ऑफ को हमेशा उड़ा दें, ताकि आपको इन तीनों को याद ना करना पड़े, सिर्फ इसको याद करना पड़े कहाँ पे ऑफ लगाना है। समझ गए ना। इस केस में भी मैं इस ऑफ को उड़ा रहा हूँ, तीनों में ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑफ आएगा, ऑल ऑफ अस का। देखो लॉजिक से चलोगे तो सब ईजी है, लॉजिक से नहीं चलोगे ना, अगर आपने रूल्स के रट्टे बिठाने हैं, मैं आपको 3-3,500 रूल्स बता सकता हूँ, सब अच्छे और बड़े छोटे बड़े मिला करके। क्या आप याद कर पाओगे उनको। मैथ्स के रूल आप याद करते हो, उसके बाद उस रूल को अप्लाई करके आप देखते हो एकदम सेट बैठता है। वैसे इंग्लिश में आपको करना है, रूल आपके सामने, इसके बाद इसको अप्लाई भी करके दिखा रहा हूँ मैं लॉजिक के साथ। ऐसा अप्लाई करो कि अगली बार इस रूल को आपको याद ना आए ना, तो खुद बनाने बैठ जाओ एग्जाम के अंदर। भाई ऑफ तब लगेगा जब यहाँ पे दूसरा कोई प्रोनाउन आ रहा होगा जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा, इसलिए मुझे बीच में ऑफ डालना है। कोशिश करें ऐसे ग्रामर को फॉलो करने की, पूरी मैं चैनल पे करवा चुका हूँ आपको, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा हो चुकी है, आप जाकर के चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। दिखा दूँ आपको, चलो ये कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है। फिर बता रहा हूँ मैं, मेरा सारा नॉलेज मैंने इस ग्रामर सीरीज के अंदर डालने की कोशिश की है, फ़ायदा जरूर उठाना। ऐसे एडिटोरियल्स खाली सूखे पढ़ने से नहीं होगा कुछ। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है सेकंड, दूसरी चीज, गिवन दैट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैव लेड टू द यूएस इकोनॉमी बीइंग सफ्यूज्ड विद इमिग्रेंट वर्कर्स अक्रॉस सेक्टर्स फॉर मैनी डेकेड्स, हाउ कुड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नाउ posit that its local population has adequate skilled labor to do the jobs that billion of Indians, Chinese and other foreign workers have so efficiently been doing all this while। कितना लंबा सेंटेंस है। अब देखो कैसे मैं इसको पढ़ता हूँ, आप जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे आप भी इसको पढ़ने की कोशिश करें। पहली चीज़ तो आगे थी ऊपर, अब कह रहे हैं दूसरी चीज़, सेकंड दिया गया इस चीज़ को देखते हुए, दैट वो ये चीज़ जो मार्केट की फोर्सें हैं, बाजार की जो ताकतें हैं। अच्छा कौन कौन है, डिमांड और सप्लाई, है ना। तो डिमांड और मांग और पूर्ति की जो बाजार की जो फोर्सेज हैं, ताकतें हैं, वो लीड कर गई हैं, ले गई हैं
और कहाँ पे, यूएस इकॉनमी के होने पर सफ्यूज्ड, यूएस इकॉनमी के, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के होने पर भरा हुआ। सफ्यूज मतलब एकदम कवर्ड, पूरी तरह से भरा हुआ। और किसके साथ, इमिग्रेंट वर्कर्स के साथ। और कहाँ पे, अक्रॉस सेक्टर्स, सब सेक्टर्स के अंदर, है ना। और कब से, फॉर मैनी डेकेड्स, कई दशकों से। तो कह रहे दूसरी चीज़, इस चीज़ को देखते हुए कि डिमांड और सप्लाई की जो ताकतें हैं वो ले गई हैं सारी की सारी अमेरिका की इकॉनमी के हर सेक्टर के अंदर। इमिग्रेंट वर्कर्स जो हैं भर गए हैं, उन्होंने पूरे हर सेक्टर के अंदर अपना जो है कवर कर लिया है। और ये काम चल रहा है बहुत डेकेड से, कई दशकों से, है ना, कई दसियों सालों से। तो कह रहे इस चीज़ को देखते हुए हुआ क्या, हाउ कुड, कैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प का प्रशासन है, अब पॉजिट कर सकता है, इस चीज़ पे जोर डाल सकता है, दैट वो ये कि इसकी जो लोकल पॉपुलेशन है उसके पास एडिक्वेट स्किल्ड लेबर है, उसके पास एकदम भरपूर स्किल्ड लेबर है करने के लिए उन कामों को जो कि दसियों लाख, मिलियंस इंडियन, चाइनीज और अदर फॉरेन वर्कर्स एफिशिएंटली, बड़े अच्छे तरीके से हैव बीन डूइंग, करते आ रहे हैं ऑल दिस वाइल, इस सब के बीच। तो कह रहे तुम्हारी डिमांड और मार्केट की फोर्सेस के कारण ही यहाँ पे इमिग्रेंट वर्कर्स गए थे, तुम्हें चाहिए था पैसा, तुम्हें काम चाहिए था, इनको पैसा चाहिए था, ये वहाँ आ गए थे। पर अब इस ऐसा कह करके क्या तुम ये कहना चाह रहे हो क्या कि तुम्हारे वाले की जो अमेरिकन पॉपुलेशन है उसके पास आज की डेट में स्किल्ड लेबर है उन कामों को करने के लिए जिनको दसियों लाख इंडियन, चाइनीज और फॉरेन वर्कर सस्ते में किया करते थे, इसी बीच एफिशिएंटली, इसी ऑल दिस वाइल। समझ गए ना। तो कह रहे इतने सालों से जब तुमने वो काम किया ही नहीं, इंडियन चाइनीज ने किया, तो आज तुम उस काम को कैसे करोगे। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, सफ्यूज्ड, आप कवर्ड होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, किसी चीज़ से सफ्यूज्ड होते हैं। द स्काई इज सफ्यूज्ड विद अ पिंक ग्लो, आसमान एक पिंक ग्लो से सफ्यूज्ड है। या यूँ बोल सकते हो स्काई इज सफ्यूज्ड विद ब्लैक क्लाउड्स, आसमान काले भारों से, बादलों से भरा हुआ है या कवर्ड है ना, सफ्यूज्ड। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, हाउ आ रहा है, सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। हाउ यही काम करता है, हाउ सेंटेंस के बीच में आ जाए। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, सवाल पूछा जा रहा हो, तो सेंटेंस में इन्वर्जन कर देगा। अगर ना पूछा जा रहा हो तो सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी, है ना। पॉजिट मतलब किसी चीज़ को जोर देके कहना, एम्फसाइज करना, अज्यूम कर लेना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप मुझे फटाफट से देख के बताओ, इन 6 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स में से कौन सा वाला वर्ड सिंगुलर वर्ब लेता है, कौन सा वाला वर्ड प्लूरल वर्ब लेता है। पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, सिटीजनरी, जेंट्री, पीपल, पब्लिक, कम्युनिटी, सबके मतलब आपको पता होंगे मोटे मोटे, है ना। चलो देखो, इन 7 में से 5 तो ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेते हैं, पर आपको प्रेफर करना है सिंगुलर वर्ब को, और 2 ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। जो प्लूरल लेते हैं उनके मैंने यहाँ पे कर दिए हाईलाइट। जेंट्री और पीपल हमेशा आप प्लूरल बनाएंगे। पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, सिटीजनरी, पब्लिक और कम्युनिटी को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी वर्ब दे सकते हैं, पर आप प्रीफर करेंगे जब तक पॉसिबल हो सिंगुलर वर्ब को देना। तो पॉपुलेशन हैज एडिक्वेट स्किल लेबर, समझ गए ना। जेंट्री और पीपल को कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं देना, हमेशा और हमेशा लेंगे प्लूरल वर्ब्स। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे अनलेस मिस्टर ट्रम्प इज प्लानिंग टू मैसिवली ओवरहॉल द यूएस हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम्स टू इम्ब्यू Americans with technical know-how and a culture of advanced learning, it may be futile to wall off large swathes of economy to those capable of delivering value in such jobs. सेंटेंस सिंपल है, थोड़ा लंबा है। कह रहा अगर ऐसा ना हो तो, अच्छा कौन सी चीज़, कह रहा मिस्टर ट्रम्प अगर प्लान ना कर रहे हों, अगर मिस्टर ट्रम्प की ऐसी प्लानिंग ना हो, और क्या करने की, पूरे तरीके से ओवरऑल करने की, मैसिवली रीस्ट्रक्चर करने की, किसको, अमेरिका की हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम को, पूरा नया कोर्स लेकर के आए, नए टीचर लेकर के आए। कह रहा अगर ऐसा काम करने की अमेरिका की प्लानिंग ना हो तो। अच्छा, इस सिस्टम को क्यों ओवरऑल करना है, इम्ब्यू करने के लिए अमेरिकन को, भर देने के लिए अमेरिकन को। अच्छा, किस चीज़ के साथ, टेक्निकल नो हाउ के साथ। नो हाउ मतलब कैसी चीज़ कैसे काम करती है, उसको कहते हैं नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ मतलब टेक्निकली कैसे कौन सी चीज़ काम करेगी। अच्छा, और किसके साथ, एक कल्चर के साथ जो है एडवांस लर्निंग का। कह रहा अगर अमेरिका की ऐसी प्लानिंग नहीं है तो, अगर अमेरिका ने ऐसा प्लान नहीं कर रखा है तो उससे होगा क्या। कह रहा ये बिल्कुल फ्यूटल हो जाएगा, बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। वॉल ऑफ कर देने का काम, दूर कर देने का काम बहुत बड़े हिस्से को अर्थव्यवस्था के उन लोगों से, टू दोस जो कि कैपेबल हैं, जिनमें ताकत है डिलीवर करने की, ला करके देने की, वैल्यू को, कीमत को, ऐसी जॉब्स के अंदर, ऐसे कामों के अंदर। कह रहे या तो तुम अमेरिकन को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दो,
अभी जो वो अंग्रेजी बोलना जानते हैं, इसके अलावा ना मैथमेटिक्स जानते हैं ना साइंस जानते हैं अच्छे से, है ना। या तो तुमने ऐसा प्लान बना रखा है कि इनको सबको हम पढ़ा देंगे अगले 2 सालों में, है ना। अगर या तो तुम ये काम कर दो तो ठीक है, अगर तुम नहीं कर पाते हो ना ये, तो ये बिल्कुल फ्यूटल काम होगा, बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। इकोनॉमी के बड़े एक हिस्से को तुम दूर करके रखोगे उन लोगों से जिनमें ताकत है, जिनमें ऐसी क्षमता है कि वो डिलीवर करेंगे, ऐसी जॉब्स के अंदर जाकर के अच्छा काम करेंगे। तो अगर अमेरिकन, चाइनीज और इंडियन से ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि इन्हीं को काम करना आता है ऐसी जॉब्स का, टेक्निकल जॉब्स का। समझ गए सेंटेंस को। अब देखना देखने वाली चीज़ों को, लंबे सेंटेंस है पर प्यार से समझोगे तो सब प्यारा है इसमें, है ना। अनलेस के बाद में कभी नॉट नहीं आएगा। मिस्टर ट्रंप इज नॉट प्लानिंग नहीं लिखा मैंने, मिस्टर ट्रंप इज प्लानिंग लिखा। क्यों? अनटिल, अनलेस और लेस्ट के अंदर सर नोट अंदर छुपा होता है, इसके बाद में नोट लगाने से सेंटेंस में एरर हो जाएगी। ओवरऑल मतलब रीस्ट्रक्चर करना। इम्ब्यू के बाद में हमेशा विद आएगा, है ना। कौन सी चीज़ किससे भरी हुई है? इम्ब्यूड विद लगा के हम बताते हैं। अमेरिकन इम्ब्यूड अमेरिकन विद टेक्निकल नो हाउ। अच्छा, फ्यूटल मतलब मीनिंगलेस, वर्थलेस, अनप्रोडक्टिव, वेन। वॉल ऑफ वर्ड को कैसे याद करना है? देखिए, वॉल मतलब दीवार, ऑफ मतलब दूर। दीवार खींचती है और तुम दूर खड़े हो जाओ। जब आप वॉल ऑफ किसी को कर रहे हो ना, तो बोल रहे हो भाई तुम्हारे मेरे बीच में दीवार है, दूर हो जाओ तुम, अब तुम इस दीवार के पार नहीं आ सकते। तो यही काम कर रहा है यहाँ पे, वॉल ऑफ कर रहा है स्वेद को, बहुत बड़े हिस्से को, लार्ज पार्ट को इकोनॉमी के ऐसे लोगों से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मिस्टर ट्रंप इज ओनली डूइंग दिस to shore up his election campaign through political signaling, then it is the economic prospects of the very people he claims to be fighting for that he will damage in the longer term। लास्ट वाली लाइन से इसकी टोन हमने पकड़ी, सरकास्टिक टोन, ध्यान से पढ़ना। कह रहे ट्रंप साहब अगर महज यही काम कर रहे हैं, इस काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, इज ओनली डूइंग दिस, शोर अप करने के लिए, उबारने के लिए, सहारा देने के लिए उसके इलेक्शन कैंपेन को, और किसके जरिए? पॉलिटिकल सिग्नलिंग के जरिए, सियासी तौर पे इशारा करके, है ना। कह रहा सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए, अगर जो है ना अपने इलेक्शन कैंपेन को मजबूत बनाने के लिए ट्रंप साहब अगर ये काम कर रहे हैं, तो कह रहा फिर देन ये जो इकॉनमी है ना, इट इज़ द इकॉनमी। कह रहे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जो है ना, उन्हीं खास लोगों के, उन्हीं वेरी पीपल के जिनको वो क्लेम करता है कि मैं फाइट फॉर कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जिन लोगों के लिए वो फाइट फॉर कर रहा है, क्लेम करता है साहब, कह रहे ये जो है ना, ये वही हैं जो ही विल डैमेज, जो डैमेज करेगा लॉन्गर टर्म के अंदर। तो कह रहा है या तो तुम इलेक्शन को पॉलिटिकल सिग्नलिंग कर रहे हो, और तुम कर रहे हो ना ऐसी पॉलिटिकल सिग्नलिंग से तुम लोगों का नुकसान कर रहे हो। तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे इलेक्शंस, तुम्हारे फाइट्स, तुम्हारे लिए फाइट करूँगा, तुम्हारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, पर तुम ऐसा करके वहाँ के अमेरिका के बिजनेसेस और अमेरिका की जॉब्स को तबाह कर दोगे। समझ गए ना। तो कह रहे आप अच्छा काम करने की बजाय बुरा काम कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसी से इसकी मैंने टोन पकड़ी, सार्कास्टिक टोन। समझ गए। शोर अप करना, शोर मतलब किनारा, अप मतलब ऊपर, डूबी हुई चीज़ को उबारना इज टू शोर अप, है ना। शोर अप के सिनोनिम हो जाएंगे हेल्प करना, सपोर्ट करना, किसी चीज़ को जो है ना प्रमोट करना। अच्छा लगा हो तो जरूर से एक लाइक देना, वीडियो को शेयर देना सोशल मीडिया पे। ट्रू मायने में इसको इंग्लिश की वर्कशॉप बनाता हूँ, थोड़ी लंबी बन सकती है, पर अगर आपके काम आएगी तो यही आएगी, है ना। ट्रांसलेशन अगर मैं कर दूंगा, वोकैब की क्लास चला दूंगा, वोकैबुलरी आपको बता दूंगा, तो आपके वो काम कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको छोटी सी वीडियो देखने में मज़ा आ जाएगा, पर यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, पर लर्निंग आएगी। चलो मिलता हूँ फिर कल की वीडियो में ना, साइनिंग आउट।